नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। तो कक्षा थोड़ी लेट हो गई क्योंकि कुछ व्यस्तता रही 2-3 दिनों की, पारिवारिक कार्यक्रमों की, सामाजिक कार्यक्रम जो भी होते हैं। चलिए, तो उससे फ्री हो चुके हैं और अब वापस से हम अपनी कक्षाओं को कंटिन्यू करेंगे। तो 5 अध्याय हमने अब तक कवर कर लिए हैं। आपके राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के ईओ आगामी जो परीक्षा है मई माह में, उसके लिए हम तैयारी कर रहे थे। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये कोर्स अवेलेबल है आरएस जंक्शन एप्लीकेशन पर, तो आप जरूर वहां पर एक बार जाएं और इनके पीडीएफ और माइंड मैप के जो नोट्स हैं वो भी मैं आपको वहां पर उपलब्ध करवा रहा हूं। कक्षा शुरू करने से पहले आज हम थोड़ा सा पीछे जो पढ़ा है उसको एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं। एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जो आरपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर का हमने कोर्स दिया है वो लगभग हमारा पूरा हो चुका है। उसमें हमने 72 पेपर्स अपलोड कर दिए हैं आरपीएससी के, जो इंपॉर्टेंट थे 2011 से लेकर 2022 तक के अभी तक जो पेपर्स आ चुके हैं और जिनके आंसर कीज अवेलेबल है। उसी क्रम में अब आरएसएम एसएसबी मतलब जो हमारा जो राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है उसके पेपर्स को भी अपलोड करने की हमने शुरुआत कर दी है और एक अलग से कोर्स आपको अवेलेबल है आरएस जंक्शन ऐप पर। तो नॉमिनल से फीस के साथ में जो भी छात्र आप में से चाहते हैं कि सर आरएसएम एसएसबी के भी पेपर्स का क्या पैटर्न है और कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर उनको देखना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज काफी मदद करती है आपको आपकी तैयारी में। खास करके अन्य छात्रों की तुलना में आप एक कदम आगे बढ़ सकते हैं यदि आपके पास में प्रीवियस ईयर पेपर्स का अनुभव है। तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये पता है कि क्वेश्चन किस पैटर्न में पूछे जा रहे हैं, और सारा मटेरियल एक जगह अवेलेबल होना थोड़ा मुश्किल होता है, वो भी ऑनलाइन मेथड में, जहां आपको जो मर्जी आए आप उस चीज को तुरंत निकाल करके एक ही जगह पर देख सकते हैं। तो पहले हम वहां पेपर्स अपलोड कर रहे हैं और जब पेपर कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर उनके सॉल्यूशंस भी दे देंगे। वैसे तो टेस्ट फॉर्मेट में है, तो आप देख करके ये भी अंदाजा लगा पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी है, क्योंकि बहुत से पेपर ऐसे हैं जो आपने अभी नहीं दिए इन दिनों में, देख भी नहीं पाते हम, कई बार इतना जल्दीबाजी होता है। तो अभी सीईटी के पेपर से हमने शुरुआत कर दी और बैक साइड में हम चलते रहेंगे तो आपको सारे पेपर्स वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए, तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की बात कर रहे थे हम, और इसमें हमने बात की थी सबसे पहले इसका सामान्य परिचय, ये कब इसको लागू किया गया और ये सारा हमने देखा था। फिर हमने पहले अध्याय में इसकी जितनी भी परिभाषाएं हैं उन पर बात की, धारा 1 और 2 में, ठीक है। फिर उसके बाद हम आए अध्याय 2 पर, ठीक है, नगर पालिकाओं का गठन और शासन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। तो नगर पालिका की संरचना क्या है, सदस्य कैसे चुने जाते हैं, निर्वाचन कैसे होते हैं, ठीक है, और इसके कार्य क्या हैं, ये सारी चीजें हमने इस दूसरे अध्याय में कवर किया था, धारा 3 से लेकर के 50 तक के बीच में। फिर हमने अगला अध्याय 3 देखा, 2 कक्षाओं में हमने कवर किया था, कार्य संचालन और वार्ड समिति के बारे में हमने बात की थी। तो 51 से 66 तक में आपके वार्डों में जो समितियां होती है, कार्य समितियां, और उसके अलावा अन्य समितियां जो भी हमारी होती है, चाहे वो वित्त समिति हो, आपके अनुज्ञा समिति हो, उन सब पर हमने बात की थी। फिर हम अध्याय 4 पर आए, नगरपालिका संपत्ति हमने देखा, कैसे नगरपालिका संपत्ति अर्जित की जा सकती है, ठीक है, और उसका मेंटेनेंस कैसे करना है, उसके रिकॉर्ड्स कैसे रखने हैं, ये सारा हमने धारा 67 से 75 के बीच में पढ़ा था अध्याय 3 में, सॉरी अध्याय 4 में। फिर हमने पिछली कक्षाओं में अध्याय 5 को पढ़ा, नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि। तो मैंने जैसा आपको बताया था, नगरपालिका के लिए पैसे का इंतजाम जो हमारा वित्त आयोग है वो, और राज्य सरकार कैसे अनुदान देती है और विशेष ग्रांट दे सकती है, वो सारा हमने देखा। फिर इसके बाद में इसी में हमने नगरपालिका निधि धारा 79 से चर्चा करना शुरू की, धारा 86 तक उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कहां कहां खर्च करना, ये देखा। और उसके बाद धारा 87, 88 और 89 जो 3 धाराएं, उसमें बजट एस्टिमेट्स कैसे बनाए जाएंगे और उसको कैसे उसमें चीजें आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, वो सारा हमने कवर किया था। तो यहां तक हो गया हमारे पैसे का लेन देन। ऊपर हमने गठन देख लिया, फिर उसके बाद में हमने उसकी जो कार्य समितियां हैं उनके बारे में बात कर ली, उसकी संपत्ति के बारे में बात कर ली, और निधि पैसा जो है उसका इंतजाम भी हो गया। अब सारा काम हो गया, समितियां हमारे पास आ गई, संरचना हो गई, गठन हो गया, सब काम हो गया। अब कार्य करते करते अब ये भी जरूरी है कि जो काम हो रहा है क्या वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। उसी चीज को देखने के लिए हमारा 6ठा अध्याय काम करता है, लेखा और संपरीक्षा का, ठीक है, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। तो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग ये दोनों चीजें आपके अध्याय 6 में सम्मिलित है, और इस 6ठे अध्याय में आपके कुल मिलाकर के 11 ऐसी धाराएं हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो आज की कक्षाओं में हम इन्हीं 11 धाराओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो आपके 6ठे अध्याय का नाम आप याद कर लीजिए, लेखा और संपरीक्षा, अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, ठीक है। और
इसमें कितनी धाराएं हैं? 11, 90 से लेकर 100 तक। पहली धारा है लेखाओं का संधारण। तो कैसे आप मेंटेन करेंगे अकाउंट्स को? पहले अकाउंटिंग की बात होगी। आप अपने जितना भी काम कर रहे हैं, जितने भी मदों में आप काम कर रहे हैं, उनको पहले लेखा जोखा रखें, ठीक है। तो अकाउंटिंग पहला हो गया। दूसरा, नगरपालिका लेखा निर्देशिका का तैयार किया जाना, कि आप किस तरीके से काम करेंगे। तो वो एक मैनुअल पूरा तैयार है, म्युनिसिपल अकाउंटिंग मैनुअल, ठीक है। वो कौन तैयार करेगा उसके बारे में इसमें चर्चा है। फिर इसके बाद में आपका आता है 92, वित्तीय विवरण और तुलन पत्र। अब जो आरएएस के छात्र है ना, उनको एक स्टेप यहां पर मतलब बेनिफिट मिलने वाला है, खासकर जो मेंस लिख चुके हैं तो उनको ज्यादातर को पता है कि ये चीजें क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है। वैसे मैं समझाऊंगा अभी जब हम डिटेल में बात करेंगे। तो जो भी आपने काम किया, आपने जितना भी आपका साल भर का जो भी वित्तीय खर्च हुए या फिर आय व्यय हुआ, उन सभी का आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, और जो भी आपके पास असेट्स और लायबिलिटीज होती है उनकी एक बैलेंस शीट आप बनाते हो, आपके क्या दायित्व हैं, ठीक है, और आपके पास क्या क्या प्राप्तियां होने वाली है। इन दोनों को, संपत्ति आपकी और आपकी लायबिलिटीज, क्या क्या भुगतान आपको करने, उन सबका आप एक बैलेंस शीट बनाते हो। तो उसके बारे में 92 धारा में बात की गई है। फिर धारा 93 में वित्तीय विवरण और तुलन पत्र को, अब चूंकि पहले हमने अकाउंटिंग कर ली, अपने जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन कर लिए। रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद उन रिकॉर्ड्स में से हमने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया और बैलेंस शीट तैयार कर ली, और ये सब तैयार होने के बाद ये दिया जाएगा किसको? एक ऑडिटर को। तो ऑडिट करवाई जाएगी, और ऑडिट की व्यवस्था हमारे लगभग सभी निकायों में है। स्थानीय निकायों की अगर आप बात करोगे, चाहे हमारे पंचायत राज, यहां तक कि मनरेगा का भी ऑडिट है, वहां तो सोशल ऑडिट की भी व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो ऑडिटर या संपरीक्षक को इसे दिया जाएगा। ऑडिटर सीए होते हैं, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो कि सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और इसका भी एक कानून है पूरा, हमारे जो लोक निधि जो है लेखा संपरीक्षा अधिनियम है उसके अंतर्गत वो उनको दिया जाएगा। 93 में देने के बाद में 94 में अब ऑडिटर अपना काम शुरू कर देंगे। वो पूरे के पूरे अकाउंट्स की संपरीक्षा करेंगे, ऑडिट करेंगे। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में एक फर्क है, वो आपको समझना पड़ेगा कि अकाउंटिंग में आप लेखा करते हो, मतलब चीजों की एंट्रीज करते हो, उनको दर्ज करते हो, बही खाते मेंटेन करते हो एक तरह से। लेकिन ऑडिटिंग में क्या होता है, उसकी जांच की जाती है कि क्या जो किया गया है वो सही किया गया है, और अगर उसमें कोई भी गड़बड़ होती है उसको निकाल करके सामने लाया जाता है, और फिर उसमें सुधार के लिए जो भी उपाय हैं वो बताए जाते हैं। ये ऑडिटर का काम होता है। फिर जब ऑडिटर अपना काम कर लेगा तो ऑडिटर क्या करेगा, उसे वापस से नगर पालिका को देगा कि भैया ये पकड़ो, अपना आपका जो भी हिसाब किताब हो वो इन रिपोर्ट्स के अंदर है। नगर पालिका उनको जो है नगर पालिका के सामने रखा जाएगा, उनकी जो समितियां हैं वो उनको चेक करेंगी, और देखने के बाद में ये जितनी भी लेखा है उन सभी का जांच किया जाएगा। तो धारा 95 और 96 में उन्हें संपरीक्षा लेखाओं को रखने और उनको संपरीक्षित, जब बाद में उनकी पूरी जांच हो जाएगी तो उसके बाद में उन्हें जो है राज्य सरकार को भेजना, उनको वहां तक प्रस्तुत करने का काम किया जाएगा। फिर धारा 97 बात करती है संपरीक्षा रिपोर्ट पर आदेश प्रवर्तित करने की राज्य सरकार की शक्ति। तो फाइनली जब भी कोई भी ऑडिटिंग होगी तो ऑडिटिंग होने के बाद में राज्य सरकार फाइनल फैसला करती है कि वो ऑडिटिंग सही है या नहीं है, या फिर क्या चेंजेस करना है, या फिर किस पर कोई अगर किसी ने गलत फ्रॉड किया है, कुछ किया है तो उसको क्या दंड देना है, ये सारा सब कुछ। और इसी के आधार पर उसको धारा 97 में अपने आदेशों को लागू करवाने की शक्ति भी दी गई है कि वो किस तरह से उसे कर सकती है और उसका खर्चा भी कहां से वसूला जाएगा। ये सारी बात हम धारा 97 में करेंगे। फिर आती है आपकी धारा 98 विशेष संपरीक्षा। तो हो सकता है राज्य सरकार को लगे कि कोई ऐसी विशेष एक मद या कोई ऐसा फील्ड है आपके पूरे के पूरे नगर पालिका के काम का जिसको एक बार और दोबारा चेक करने की जरूरत है, या फिर उनको और अधिक जांच की आवश्यकता है, तो वो विशेष संपरीक्षा करवा सकती है। इसी तरह से एक इंटरनल ऑडिट भी होती है। तो बाहरी ऑडिट तो ऑडिटर करते हैं, लेकिन इंटरनल ऑडिट स्थानीय अधिकारियों के द्वारा ही ध्यान रखा जाता है रोजमर्रा के कामों पर कि रोजमर्रा के काम में कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो दैनिक जो भी लेखे हैं उनकी जांच भी इंटरनली की जा सकती है। और बाद में वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट आती है आपकी धारा 100 में, जिसमें आपने पिछले सालों में जो भी काम किए उन कामों का एक प्रशासनिक ब्यौरा तैयार करके और राज्य सरकार को भेजा जाता है। तो ये आपके धारा 100 तक है, 90 से 100। उस पर हम अब चर्चा को शुरू करेंगे और डिटेल में देखेंगे कि इनमें से कौन कौन से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो शुरुआत हम कर लेते हैं अध्याय 6 की। तो अध्याय 6 लेखा और संपरीक्षा, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। चलिए,
तो दोस्तों हमारी धारा 90 लेखाओं के संधारण या मेंटेनेंस की बात करती है कि जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी अकाउंटिंग के काम हैं हमारी नगर पालिका के, उनको कैसे हम मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए, मुख्य नगर पालिका अधिकारी का काम होगा कि वो नगर पालिका की जितने भी रिसिप्ट हैं, पैसा इनकमिंग और आउटगोइंग, ठीक है, उन दोनों के अकाउंटों को जो भी निर्धारित तरीका है, जो कि नियमों के अंतर्गत होता है, उनके मैन्युअल्स होते हैं पूरे, उनके अधीन तैयार करेगा और संधारित करेगा। तो किसकी जिम्मेदारी है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी की। आप बार बार ये चीज देख रहे हैं कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ही हर काम के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। ऑब्वियसली वो एक तरह से नगर पालिका का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है, तो ये उसी की जिम्मेदारी बनती है कि वो हर एक काम को सही समय पर पूरा करवाए। तो धारा 90 बात करती है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी को जितनी भी आय है हमारी, जो पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है, उसका हिसाब किताब रखना होगा और वो उचित तरीके से किया जाएगा। फिर उसके बाद में धारा 91 बोलती है कि एक नगर पालिका लेखा निर्देशिका तैयार की जाएगी। कौन करेगा? अब ये काम तो कोई बड़ा ही करेगा, ठीक है, और बड़ा कौन है हमारे यहाँ पर? राज्य सरकार। तो राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि वो सभी नगर पालिकाओं के लिए एक समान, मतलब ऐसा नहीं हो कि एक नगर पालिका अलग तरीके से काम कर रही है, दूसरी अलग तरीके से, क्योंकि वही अधिकारी ट्रांसफर होने हैं, तो उनको एक ही फॉर्मेट मिलना चाहिए। तो उसके लिए एक नगर पालिका लेखा निर्देशिका, म्युनिसिपल अकाउंट मैन्युअल। मैन्युअल क्या होता है? मैन्युअल के अंदर होते हैं नियम कायदे कानून, ठीक है, बहुत से मैन्युअल्स होते हैं। जैसे कि मैं पोस्टल डिपार्टमेंट में था तो हमारे पोस्टल मैन्युअल्स होते थे। फिर उसके बाद आर्मी में मैंने देखा कि आर्मी मैन्युअल्स थे। तो हर एक डिपार्टमेंट के अपने मैन्युअल्स होते हैं, जिनमें टॉपिक टू टॉपिक आपके रूल्स लिखे होते हैं पूरे, कि किसी काम को आप किस तरीके से करेंगे। तो अकाउंटिंग किस तरीके से की जानी है, उसका एक मैन्युअल तैयार करेगा कौन? राज्य सरकार। ठीक है, तो राज्य सरकार नगर पालिका लेखा निर्देशिका इस नाम से एक मैन्युअल तैयार करेगी और इसमें सभी वित्तीय मामले और उनकी प्रक्रिया, क्या तरीका होगा, इनका विवरण होगा। तो ये है मैन्युअल के बारे में धारा 91, क्योंकि ये जरूरी है। इसी के आधार पर एक स्टैंडर्डाइजेशन हो पाएगा, एक मतलब सही तरीके से, मानक तरीके से जो है लेखा का काम किया जा पाएगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड लंबे समय तक रखने पड़ते हैं, तो इसलिए इनका एक निर्धारित तरीके में होना भी आवश्यक है। फिर आता है आपका धारा 92। अब हमारा अकाउंटिंग का काम तो हो गया। अब अकाउंटिंग का काम होने के बाद में तैयार किए जाते हैं वित्तीय विवरण और तुलन पत्र। ये दोनों क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि हर साल जब आपका फाइनेंशियल ईयर पूरा होता है, देखो वित्तीय विवरण लिखा हुआ है, तो वित्तीय विवरण तो हमेशा एक फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होगा। और हमारे यहां फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो भी आप काम करेंगे, जैसे कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक जो भी काम किया जाएगा, उस पूरे काम का एक ब्यौरा तैयार किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एक ब्यौरा तैयार किया जाएगा। और जैसे 31 मार्च आपकी निकल जाएगी, निकलने के बाद में मुख्य नगर पालिका अधिकारी क्या करेगा? वो 3 महीने के भीतर, 3 महीने के भीतर मतलब 31 मार्च से लेकर के 30 जून के भीतर वो नगर पालिका की जितनी भी आय और व्यय है, उनके जितने भी अकाउंटिंग है, मतलब जो भी टॉपिक्स है, मान लीजिए आपने स्वच्छता पर कुछ खर्च किया, तो स्वच्छता की हेड में जितना भी खर्च किया है उसका टोटल करके एक हेड में हम उसको डाल देंगे, प्राप्ति व्यय वाले में। ठीक है, किसी तरह का कोई कर हमने वसूल किया, उस कर की जितनी भी टोटल एंट्री हमारी हुई उनको जोड़ करके एक हेड में डाल देंगे, इस तरह से। तो वो क्या करेगा? पूरा इधर पूरे की रिसिप्ट, ठीक है, और इधर पूरे के पूरे एक्सपेंडिचर्स या हमारे खर्च, उनको पूरों को एक एक अकाउंटिंग हेड के अंदर उनको व्यवस्थित किया जाएगा। और ऐसा करने के बाद में फाइनली इनका जो भी दोनों हेड बराबर करके, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हमने हमारे पैसे का सही हिसाब किताब रखा है, मतलब जो पैसा आया, जो गया और जो बैलेंस बचा है उसमें कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो अकाउंटिंग का सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि कुछ चीजें अगर वो बैलेंस नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, या तो हमने कुछ अकाउंटिंग करने में गड़बड़ कर दी, मिस कर दिया कुछ चीजें, या फिर किसी व्यक्ति ने फ्रॉड कर दिया अपनी तरफ से। तो वो सारे जितने भी बिल्स हैं और सारी सब चीजें लगा करके इसे तैयार किया जाता है। तो क्या तैयार किया जाएगा? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, और इसके साथ ही पूर्ववर्ती वर्ष, मतलब वही 31 मार्च से पहले का, उस वर्ष के लिए आस्तियों और दायित्व। आस्ति मतलब असेट, अस्ति मतलब जो है किसके पास? हमारे पास। तो जो कुछ हमारे पास संपत्ति है, ठीक है,
और जो कुछ हमारी जिम्मेदारियां हैं, अभी हमको किसी और को पेमेंट्स करने हैं जो बचे हुए पेंडिंग है, जैसे कुछ चेक्स हमारे, ठीक है, जो इनकमिंग है या फिर कुछ जाने वाले हैं बाहर वो पेंडिंग है, किसी को बिलों का भुगतान करना पेंडिंग है, उन सभी का एक बैलेंस शीट तैयार किया जाएगा, तुलन पत्र। मतलब जो बचा हुआ है, चाहे वो हमारी संपत्ति हो या हमारे भुगतान हो जो हमको करने हैं, अभी जो कुछ कर चुके हैं वो सारा का सारा वित्तीय विवरण में आ जाएगा, और जो बचा हुआ है जो हमें हमारे पास में संपत्ति के रूप में है या फिर जो हमको सामने वाले को भुगतान अभी करना बाकी है, वो सारी चीजें किसके रूप में आ जाएगी, तुलन पत्र के रूप में या बैलेंस शीट के रूप में तैयार कर ली जाएगी। कब करेंगे, 1 अप्रैल से लेकर के और 30 जून के भीतर भीतर, पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो बजट जहां अगले साल के लिए किया जाता है तैयार, वहीं पर वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पिछले साल के लिए तैयार की जाती है। दूसरा जो इसका उपधारा है वो कहती है कि वित्तीय विवरण और तुलन पत्र को विहित रीति से, तो ये बार बार शब्द आ रहा है, विहित का मतलब जो भी निर्धारित रीति है, तो तरीका है, उसी के अनुरूप इसे तैयार किया जाएगा। तरीका कहां मिलेगा हमको, धारा 91 में, जो लेखा निर्देशिका है उसके अंतर्गत। इसके बाद आती है हमारी अगली धारा, धारा 93। तो अब जब हमने हमारे वित्तीय विवरण और तुलन पत्र को तैयार कर लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को तैयार कर लिया, तो हम इसे देंगे ऑडिटर को। और ये ऑडिटर कौन होंगे, ये ऑडिटर्स होंगे राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त जो भी किए जाते हैं। तो पहले वहां देने से पहले ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली उनको भेज दिया जाएगा, नहीं, हमारे यहाँ पर जितना भी फाइनेंशियल मैटर है नगर पालिका का, वो एक समिति के पास जाता है जिसका नाम है वित्त समिति। तो इस सभी को तैयार करवाने के बाद मुख्य नगर पालिका अधिकारी वित्त समिति से अप्रूवल लेगा, तो वित्त समिति को भेजेगा, वो उसको जांचेंगे और सही होने पर, ठीक है, जांच के बाद वो उसे अंगीकार करेगी, स्वीकार करेगी, ठीक है, और उन्हें समपरीक्षक या ऑडिटर को भेज देगी, जिसका काम इसके बाद शुरू होगा। तो धारा 93 में आपके वित्तीय विवरण और तुलन पत्र की ऑडिटिंग के बारे में बात करती है कि कैसे हम उसको भेजेंगे। तो याद रखिए कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा वित्तीय विवरण क्या क्या तैयार किए जाते हैं, ठीक है। मुख्य नगर पालिका अध्याय 6 के अंतर्गत मुख्य नगर पालिका अधिकारी को क्या क्या तैयार करना होता है, तो 2 चीजें हैं, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक तुलन पत्र, ठीक है। और इसे किसे दिया जाएगा, पहले वित्त समिति को। तो क्रम आप देख लेना, पहले मुख्य नगर पालिका अधिकारी तैयार करेगा, फिर वो उसे वित्तीय समिति को देगा। जैसे हमने बजट प्राकलन में देखा था ना कि 15 जनवरी तक उसको तैयार किया जाएगा, फिर 30 जनवरी तक कार्यपालक समिति के पास में हो जाएगा, फिर उसके बाद 15 फरवरी से पहले पहले उसको पारित करना होगा। ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो सेम टू सेम यहां पर भी वही है। अब शुरू होती है धारा 94 में लेखाओं की संपरीक्षा, ऑडिटिंग शुरू हो जाएगी। ऑडिटिंग किस अधिनियम के अंतर्गत होगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अधिनियम है हमारा राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1954। तो ये जो लोकल फंड की ऑडिटिंग है, ये इस अधिनियम के अंतर्गत की जाएगी। तो इस अधिनियम में दिया हुआ है कि कैसे करनी है। अब ये काम ऑडिटर का है, ऑडिटर इनको पढ़ा लिखा होता है, उसने ये सब पढ़ा होता है, तो इसी के अनुरूप ऑडिटिंग करना शुरू कर देगा, ठीक है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, उपधारा 2 में, अब चलो यहां तक तो ये काम हो गया लोकल हमारे ऑडिटर का, लेकिन हो सकता है कि कुछ हमारा ऑडिटिंग अच्छे से नहीं, हमारा जो भी मेंटेनेंस अकाउंट का वो अच्छे से नहीं हो रहा है। तो क्या किया जा सकता है, जो हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, जो भारत के हैं, ये धारा 147 से है शायद 150 तक या 151 तक, या धारा 148 से है, ठीक है, जो भी हमारे संविधान की इन धाराओं में ये अवेलेबल है। तो ये जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, वो राज्य सरकार के अनुरोध पर नगर पालिकाओं के लेखाओं के उचित रखरखाव के लिए टेक्निकल गाइडेंस करेंगे कि भैया आपको किस तरह से जो है इनको रखना है। तो हो सकता है तरीके से नहीं रखा जा रहा होगा, तो राज्य सरकार को ऐसा लगता है तो वो चाहे तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक से मदद मांग सकती है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने हिसाब से उनको जो भी मदद है टेक्निकली वो अवेलेबल कराएगा और उससे इन अकाउंट्स को मेंटेन किया जा सकेगा। इसके बाद उपधारा 3 क्या बोल रही है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी संपरीक्षक को ऐसे और लेखे प्रस्तुत करेगा जिनकी उससे अपेक्षा हो। तो ये तो हमारे बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो गई। इसके अलावा भी यदि कुछ और डिमांड की जाती है ऑडिटर के द्वारा कि नहीं मुझे बैलेंस शीट को मिलाने के लिए कुछ और भी चीजें चाहिए, कोई बिल्स चाहिए पुराने या फिर कोई भी अकाउंट्स, वो सारे अकाउंट्स उनको प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में देखिए, अब मान लीजिए ऑडिटिंग कर ली, ठीक है, और ऑडिटिंग करने के बाद देखा कि कुछ फ्रॉड है,
कुछ उसको लग रहा है कि यार तरीके से नहीं किया गया है ऑडिटिंग, तो प्रतिकूल होने पर वो वित्त समिति को रिपोर्ट भेजेगा। क्यों? क्योंकि वित्त समिति ने ही अप्रूव करके उसके पास भेजा है, तो वो वापस से वित्त समिति को लिखेगा कि भैया आपकी इस पूरी रिपोर्ट में, एक रिपोर्ट सबमिट की जाती है हमेशा ऑडिटिंग के बाद में, ऑडिटिंग रिपोर्ट, उसमें वो लिखेगा भाई ये चीजें आपने गड़बड़ की है। तो वो सारी चीजें कौन धारा 4 के अधीन, उपधारा 4 के अधीन होगा। ठीक है, कौन सी धारा के? हमारी धारा 93 में। वित्त समिति शीघ्र ही इस रिपोर्ट पर विचार कर आवश्यक होने पर त्वरित कार्रवाई करेगी। ठीक है, तो वित्त समिति की जिम्मेदारी होगी कि वो तुरंत उसको चेक करे, और अगर उसको लगता है कि कोई अवैध भुगतान हो गया है, मतलब भुगतान नहीं होना था फिर भी कर दिया, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जिस व्यक्ति ने भुगतान किया है उसी पर ये उसका चार्ज डाल देगी कि भैया आपने गलत भुगतान कर दिया, अब भोगो। तो या तो जैसे भी उससे वसूली की जानी है वो यहां पर की जाएगी, या फिर ऐसा लगता है कि किसी ने भुगतान तो गलत नहीं किया, लेकिन अगर लापरवाही की और उसकी वजह से कोई नुकसान सरकार को हो गया, उपेक्षा या औचार के कारण किसी भी रकम में कमी हो गई हो या फिर हानि हो गई हो, ठीक है, तो उसके लिए भी उत्तरदायी व्यक्ति पर उसको भारित कर दिया जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले रिपोर्ट को भेजा जाएगा, सॉरी हमारे जितने भी लेखे हैं उनको भेजा जाएगा ऑडिटर को, ऑडिटर उनकी जांच करेगा। ठीक है, जांच करने के बाद में वो उनको जो भी एक्स्ट्रा जो भी चीजें मांगता है वो उसको प्रोवाइड कराई जाएगी। कोई भी अनियमितता होने पर वो उसे वित्त समिति को प्रेषित करेगा, और वित्त समिति की जिम्मेदारी होगी कि वो उसके अनुरूप कोई भी कार्रवाई, चाहे वो किसी व्यक्ति से वसूली करने की हो या फिर किसी की गलती की वजह से अगर कोई भी नुकसान हुआ है तो उसकी पूर्ति करने के लिए कहेगी। ठीक है, इस प्रकार व्यथित, अच्छा ये नहीं है कि उस व्यक्ति को जबरदस्ती दे दिया तो वो कुछ कर नहीं सकता, नहीं, उसके पास भी एक मौका होगा। वो व्यथित व्यक्ति जो भी निर्धारित प्राधिकृत व्यक्ति है उसके पास में अपील कर सकेगा, और अपील करने के बाद जो भी फाइनल डिसीजन होगा उसे फाइनल माना जाएगा। तो एक उच्च अधिकारी होंगे जिनको उसी क्रम में विभागीय उच्च अधिकारी, जिनके पास में इस तरह से ये अपील कर सकते हैं, और अपील करने के बाद जो भी फैसला होता है वो फाइनल होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका धारा 94 लेखाओं की संपरीक्षा। संपरीक्षा के बाद में क्या होगा, संपरीक्षित लेखाओं को आगे भेजा जाएगा। तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी का काम क्या होगा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी इस वित्तीय विवरण, तुलन पत्र और जो रिपोर्ट अगर कोई है तो, और उसके साथ साथ कोई टिप्पणी अगर उसने की है, कोई भी फुटनोट अगर डाला है, तो इन सभी को वापस से वित्त समिति के पास रखेगा और उसकी जांच के बाद उन्हें नगरपालिका के समक्ष रखेगा। इसका मतलब है कि पहले वित्त समिति चेक करेगी और फिर नगरपालिका की जो पूरी बैठक होती है उस बैठक के अंदर इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाएगा। अगर मान लीजिए संपरीक्षक द्वारा कोई त्रुटि है, ठीक है, तो उसको मुख्य नगरपालिका अधिकारी दूर करेगा, क्योंकि वित्त समिति तो जांच कर सकती है लेकिन एक्चुअल तो अधिकार नगरपालिका के अधिकारी के पास है, वही उनको धरातल पर लागू करवा सकता है, तो उन्हें दूर भी करेगा और जो भी आक्षेप लगाए गए हैं उनको नगरपालिका के समक्ष रखेगा, जवाब देगा भाई ये इस वजह से है या इसमें ये कर लिया गया है, इसको सुधार दिया गया है, जो भी उसको करना है। तो ये हो गया नगरपालिका के समक्ष संपरीक्षित लेखा को रखना। जब नगरपालिका के सामने ये प्रस्तुत हो गया, उसके बाद बारी आती है इसको आगे राज्य सरकार के पास में भेजना। तो अब जब ये सब हो गया, नगरपालिका ने चेक कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो धारा 96 में मुख्य नगरपालिका अधिकारी इस रिपोर्ट को राज्य सरकार को भेज देगा। तीनों चीजों को, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तुलन पत्र है या रिपोर्ट, इनको अब तीन जगह से चेक हो चुका। ऑडिटर ने चेक कर लिया, वित्त समिति ने चेक कर लिया, नगरपालिका ने चेक कर लिया, तो अब राज्य सरकार को भेज देंगे। अब मान लीजिए कि नगरपालिका ऑडिटर ने आपको रिपोर्ट दे दी कि ये कमियां हैं, लेकिन राज्य सरकार ने उसके जवाब दे, इसने नगरपालिका ने उसके जवाब दे दिए कि नहीं सर ये इस वजह से है। तो उनमें कुछ भी अगर अंतर है तो, या फिर कोई अनियमितता है जिसको दूर नहीं किया गया है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी की जिम्मेदारी थी लेकिन उसने सही नहीं किया, तो ऐसे में राज्य सरकार जो है उसको लिखने की जिम्मेदारी होगी ऑडिटर की। तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देखकर ही सीमित नहीं रहेगा, ऑडिटर की फिर यह भी जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि क्या वाकई में उस पर एक्शन हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो वो राज्य सरकार को निर्दिष्ट कर देगा, और अब राज्य सरकार ये फैसला करेगी कि इन्हें क्या करना है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी को अगर नहीं किया तो वो करवाएगी, और अगर कर लिया है या फिर कुछ कमी रख गई है तो उसको पूर्ति करवाएगी। ये सारा अंतिम और बाध्यकारी होगा। मतलब इसमें यह नहीं है कि नगरपालिका अधिकारी उसका कुछ विरोध कर पाए, कुछ नहीं, जैसा राज्य सरकार का आदेश होगा वो फाइनल और बाध्यकारी होगा, उसी के अनुरूप काम किया जाएगा। फिर आपकी आती है धारा 97।
अब चलिए, ये तो कह दिया भाई राज्य सरकार का फैसला बाध्यकारी होगा, लेकिन उसको लागू कैसे करवाएगी, तो उसके लिए यहां 97 के अंदर व्यवस्था की गई है। तो इसमें कहा गया है कि यदि संपरीक्षा रिपोर्ट पर राज्य सरकार के आदेश का पालन नहीं किया जाता है, राज्य सरकार ने 96 में आदेश भी दे दिया कि भैया तुम्हें ये काम करने हैं, राज्य नगर पालिका को, जो भी नगर पालिका है संबंधित, और फिर भी वो नहीं किया जाता है, तो वो सारे कदम उठा सकती है जिनसे वो उसको लागू करवा सकती है। XYZ किसी भी तरीके से वो उसे लागू करवाएगी, और इसका जो खर्चा है वो भी संबंधित नगर पालिका के जो फंड है उसी में से वसूल किया जाएगा। ठीक है, तो ये धारा 97 में एक तरह से राज्य सरकार को शक्ति दी गई है कि वो कैसे अपने आदेशों को लागू करवा सकती है। उसके लिए जो फाइनेंशियल जो भी बर्डन है, खर्चा है, वो नगर पालिका को ही उठाना पड़ेगा, राज्य सरकार अपनी तरफ से कोई खर्च नहीं करेगी। फिर आती है धारा 98 विशेष संपरीक्षा। तो जैसा मैंने बताया था, कोई विशिष्ट मद है जिसमें आवश्यकता महसूस की जा रही है कि नहीं, इसकी थोड़ी और गहन जांच होनी चाहिए, तो किसी भी ऑडिटर को नियुक्त करके और इसके लिए विशेष संपरीक्षा की जा सकती है। कोई भी मद हो सकती है XYZ जिसमें कुछ फ्रॉड का या फिर ऐसा लगता है कि नहीं उस चीज का सही तरीके से आउटपुट सामने नहीं आया है, तो आउटकम लाने के लिए इस तरह से जांच हो सकती है। धारा 98 के बाद धारा 99 आंतरिक संपरीक्षा है। जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया, आंतरिक संपरीक्षा का मतलब है जो भी रोजमर्रा के काम है नगर पालिका के, उसकी जो है जांच करने के लिए राज्य सरकार या नगर पालिका उपबंध बना सकेगी, व्यवस्था कर सकेगी। तो इंटरनल ऑडिट वैसे भी होती है हर डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाइए, वो लोकल जो उनके इंस्पेक्टर्स होते हैं वो इसीलिए नियुक्त किए जाते हैं जिनका काम ही इंटरनल ऑडिट का होता है। ठीक है, तो यहां पर भी आंतरिक संपरीक्षा की जाएगी। और फिर लास्ट में है धारा 100 वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट। ठीक है, ये लगभग हर विभाग की होती है, वार्षिक प्रतिवेदन भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो नगर पालिका हर साल अप्रैल के प्रथम दिवस के पश्चात और यथाशीघ्र 30 जून से पहले, 3 महीने का टाइम होता है, 3 महीने के भीतर भीतर अपने प्रशासन की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी। भी पिछले साल हमने ये तो काम किया, इतना हमने पैसा कमाया, इतनी नियुक्तियां की, इतने लोगों को, इतनी योजनाएं हमने लागू की, जो जो खर्चा किया वो सारा इसमें आप भेज देते हो, एक तरह से रिपोर्ट बना करके भेजते हो। ये रिपोर्ट कौन तैयार करता है? वही मुख्य नगर पालिका अधिकारी। तो वो तो क्या करता है, कर्मचारी करते हैं, लेकिन साइन उसके होते हैं, तो नाम भी उसी का आएगा और उसे नगर पालिका के समक्ष रखेगा। उस पर नगर पालिका के संकल्प के साथ राज्य सरकार को भेजेगा। तो हमेशा देखिए, तैयारी का काम पूरा नगर पालिका अधिकारी का है, लेकिन फाइनल अप्रूवल देने का काम हमेशा यहाँ पर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जिनकी जो पूरी की पूरी नगर पालिका की बोर्ड है, उसके द्वारा इसको जांच किया जाएगा, उस पर संकल्प प्रस्ताव पारित होगा और फिर ये रिपोर्ट जो है भेज दी जाएगी राज्य सरकार को, और उसके साथ साथ इसे प्रकाशित भी किया जाएगा जो भी हमारे पास में विहित रीति है उसके द्वारा। बस हो गया। तो यह अध्याय 6 कोई टिपिकल नहीं है, मतलब भाषा को देख करके डरना नहीं है। अब इसको हम बिल्कुल नॉर्मली याद कर सकते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने केवल छोटी छोटी धारा 90 से हमने शुरुआत की। हम पहले तो देखेंगे हम लेखा कैसे अपने तैयार करेंगे, उस पर हमने बात की। फिर उसके बाद में हमने बात की कि जितने भी हमारे लेखा है वो कौन से मैन्युअल के अधीन तैयार होंगे, निर्देशिका हमारी क्या है धारा 91 में। फिर धारा 92 में हमने हमारे वित्तीय विवरण और जो तुलन पत्र हैं उनको हम कैसे तैयार करेंगे, उस पर हमने बात की। ठीक है, इसके बाद में आगे वित्तीय विवरण और ये सब तैयार होने के बाद हम धारा 93 में उसको भेज देंगे हमारे लेखा संपरीक्षक को, ये हमने देखा। फिर वो उसकी लेखाओं की संपरीक्षा करेगा धारा 94 में। उसमें 5-6 कुछ आपके उपधाराएं हैं, वो आपको देखना है कि अगर मान लीजिए गड़बड़ होती है तो वित्तीय समिति कैसे उसकी वसूली करेगी सारा। फिर धारा 95 में उनको नगर पालिका के सामने रखा जाएगा, पहले वित्त समिति फिर नगर पालिका। फिर धारा 96 में राज्य सरकार के सामने। धारा 97 में राज्य सरकार कैसे बाध्यता के साथ अपने फैसले लागू करवाएगी। 98 में आपके विशेष संपरीक्षा, 99 में आंतरिक संपरीक्षा और 100 में आपके प्रशासनिक रिपोर्ट, वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की बात की गई है। ये हो गया आपका धारा 90 से 100, बिल्कुल सिंपल अध्याय 6। एक प्रश्न हो सकता है आपको मिल जाए यहां से, तो इसके नोट्स अभी मैं अपलोड कर दूंगा आपको आर्य जंक्शन ऐप पर, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिए, आराम से प्रिंट लीजिए, याद कीजिए। बिल्कुल शॉर्ट में सिंपल लैंग्वेज में तैयार किए गए, क्योंकि एक्ट को पढ़ना थोड़ा सा टफ काम है। ठीक है, बाकी एक्ट भी मैंने वहां पर अवेलेबल कर रखा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। चलिए, तो बाकी आप सभी अपना जो फर्स्ट पार्ट है उसकी तैयारी में भी लगे रहिए। और जैसा मैंने बताया, प्रीवियस पेपर बहुत क्रूशियल है, ये बात मैं आपको मेरे अनुभव से कह रहा हूं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स को तैयार करने में मुझे जितना समय लग रहा है,
ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है, पूरा एक दिन लग जाता है एक पेपर को तैयार करने में, 150 प्रश्न। लेकिन फिर भी मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि उन पेपर से आपको ये आइडिया लगता है प्रश्न कैसे आ रहे हैं, जीके के प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, इकोनॉमी से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पॉलिटी के प्रश्न कैसे हैं, ठीक है, साइंस के प्रश्न कैसे हैं। तो हर एक एग्जाम में आपको ये पता होना चाहिए कि प्रश्न किस तरीके के पूछे जाते हैं। इससे आपका जो समय है ना वो बचता है, लिमिटेड आप चीजें पढ़कर भी ज्यादा आउटपुट दे सकते हैं, ठीक है, आपका रिजल्ट बेहतर हो सकता है। तो सफलता सुनिश्चित करने के लिए थोड़ी स्ट्रेटेजी पर काम करना पड़ता है, तो आप जरूर करें। बाकी करंट अफेयर्स भी आपके पूरे मैंने अपलोड कर दिए हैं 2022 के, आप उनको जरूर देखें। और टेस्ट सीरीज भी हमारी चल रही है, तो रेगुलर जो ज्वाइन करना चाहते हैं 99 रुपीज में, तो वो जरूर उस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर लें। वहां से आपके 1200 प्रश्न तैयार हो जाएंगे, पूरे पूरे आपके पिछले साल के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, उनमें से कई रिपीट हो भी चुके हैं परीक्षाओं में, आगे भी आते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।